हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। देखिए, लास्ट क्लास हमने इंडिपेंडेंट के दो एग्जाम्पल ही मात्र सही से करे थे। पर आज थोड़ा और ब्रॉडली मैं आपको उसको डिफाइन कर रहा हूँ। हालांकि समझ तो सारा आएगा, पर फिर भी समझ नहीं आता है तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा। उसी के बिहाफ पे ही आप करके लाना। ठीक है। तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों, कुछ समय के लिए अपनी अखियों को सामने टिकाए रखें। जैसा कि सबसे पहले बात आती है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। तो अगर मैंने सिंपल सी एक लाइन बोली, इफ ए एंड बी, क्या ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो पॉइंट ये आता है सर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या है। नाम बहुत क्लियर है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जब किसी एक इवेंट का दूसरे इवेंट के बीच में, कॉमन शब्द की बात नहीं हो रही है, लेना देना ना हो। कहने का मतलब ए और बी अलग अलग इंडिपेंडेंटली हो रहे हो। यानी कहने का मतलब अगर ए के किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी अलग है तो बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल अलग है। अब दिक्कत पता है क्या है, इसको क्वेश्चन के साथ ही सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इंडिपेंडेंट को क्वेश्चन से कैसे समझा जाए। अगर ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो, तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो, तो समझ जाना वो इंडिपेंडेंट है। क्या बोला मैंने, अगर इंटरसेक्शन इनटू के बराबर, अगर वो चेक करने की बात करे। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि ऑलरेडी गिवन है, मैं कह रहा हूं चेक करने की बात करे तो ये देखना है आपको। तो बेटर है कि पहले सिर्फ इसी अकेली लाइन पे दो क्वेश्चन सीखेंगे, वो भी अपनी बुक के, कोई अलग से नहीं। अब क्या कि जब दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन उन्हीं दोनों के इनटू के बराबर होता है उसे इंडिपेंडेंट बोलते हैं, बात खत्म। तो यानी कि जब भी चेक करने के लिए बोलेगा तो वो आपको या तो गिवन दे दे तीनों, या फिर वो किसी से फाइंड करवा करके तब भी आपको इनडायरेक्टली गिवन देगा। क्योंकि ये चीज मैं एक दूसरे का सपोर्ट लेके फाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इसका यूज नहीं करना, मुझे तो ये शो करना है। समझना कैसे बेटर होगा कि क्यों ना मैं आपको एक एग्जांपल कराऊं। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक एग्जांपल नंबर 10, एनसीईआरटी बुक का ही है, जिसमें कि क्वेश्चन में बोला गया है अ डाइस थ्रोन, दिख रहा है। एक बार आप आराम से प्लीज क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। ठीक है। उसने बोला अ डाइस थ्रोन if e is the event of the number is appearing, क्या is a multiple of 3। एक डाई थ्रो करा, e डिनोट कर रहा है मल्टीपल ऑफ 3 को, और f डिनोट कर रहा है इवन नंबर को। तो मैं देसी लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंग सामने मेंशन कर देता हूं। ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि, अब सुनो, सबसे पहला पॉइंट देसी लैंग्वेज लिख लो ना यार, क्यों इतना सोच रहे हो, टाइम वेस्ट है ही नहीं। ई का मतलब पता है, एफ का मतलब पता है, जब आप, और सैंपल स्पेस भी पता है। सैंपल स्पेस से सारी कहानी छटेगी। एक डाई थ्रो कराए, एक डाइस थ्रो करने से क्या सेंस निकला, 1 2 3 4 5 6, वेट ई, यानी कि एक डाइस थ्रो करने पर ई डिनोट कर रहा है मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 में क्या आएगा। तो ये मैं नाम मैं तो नहीं दे रहा, ये क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ये तो और अच्छी बात हो गई। एफ का मतलब हो गया इवन नंबर, इवन नंबर ये रहा, दिख रहा है ना, 2 4 6। एक मिनट, अब सब कुछ आपने निकाल लिया, अब ई और एफ इंडिपेंडेंट है क्या। भाई कोई कॉमन वॉमन नहीं देखना है इसमें। इसमें क्या करना है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इनटू की प्रोबेबिलिटी के बराबर, अगर आई तो हम डिपेंडेंट बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। ये क्लियर है। तो जैसे कि सबसे पहले ई इंटरसेक्शन एफ, अब आप खुद निकाल रहे हो, ई और एफ का इंटरसेक्शन हिस्सा क्या है, 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताइए, इसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताइए, काट पीट बाद में कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बताइए, 3/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बताइए, 1/6। अब वेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी मुझे पता है, ई भी मुझे पता है, एफ भी मुझे पता है। तो 1/6 इज इक्वल टू 2/6 इंटू 3/6। अगर ये दोनों सेम आए तो मैं इंडिपेंडेंट कहूंगा, अगर ये दोनों सेम नहीं आए तो मैं इंडिपेंडेंट बिल्कुल नहीं कहूंगा, जबकि मैंने बस वैल्यू को ठोका है उनकी जगह पे। तो चेक करते हैं, 1/6
2 3 जा 6, 1/6, और ये तो सेम आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, सो ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। तो बस इंडिपेंडेंट का मतलब इतना सही है अभी, क्लियर है कि इंटरसेक्शन इनटू के बराबर होता है अगर वो गिवन दे, और अगर वो चेक करने के लिए बोला तो आना चाहिए। ये क्लियर है, बोलो हाँ। मैं मान के चलता हूं अभी आपको समझ नहीं आया है, तो इसी बात पे अब आप एग्जांपल नंबर 11 देखिए, रेडी। एग्जाम्पल नंबर 11 में इस बार पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करा है। क्या 11th को एग्जाम्पल को आराम से रीड कर लीजिए, क्या बोला गया है, पेयर ऑफ डाइस थ्रो करा है। मैं यहीं पे भी स्क्रीन पे समझा देता हूं कि पेयर ऑफ डाइस थ्रो करा, उसने ए का क्या मतलब बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, और फिर दूसरा ऑड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो, ठीक है जी, और फिर इंडिपेंडेंस ही चेक करना है। क्लियर है, बोलो हाँ। क्वेश्चन फिर भी आपके सामने रख देता हूं जिससे आपको दिखता रहे, पहले तसल्ली से सुनते चलना, समझते चलना, ना आए तो पूछते चलना। रेडी, बोलो हाँ। जैसे कि अब मैं ना इनकी प्रोबेबिलिटी लिखूंगा, पहले तो सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, माइंडसेट बना हुआ है एक पेयर ऑफ डाइस थ्रो करने पे 36, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36। वेट, ए और बी का मतलब पहले लिख लेता हूं, क्योंकि मैंने नाम नहीं दिए, क्वेश्चन में नाम दे रखे हैं। ए का मतलब है ऑड नंबर कहां होना चाहिए, ऑन द फर्स्ट थ्रो, डन। और ऑड नंबर कहां होना चाहिए, सेकंड थ्रो पे। ये क्लियर है। अब एक चीज बताओ, फर्स्ट थ्रो का मतलब हो गया पहले नंबर पे ऑड, यानी 11 12 13 14 15 16, 31 32 33 34 35 36, और 51 52 53 54 55 56, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, 18/36। अगर आपने नोटिस किया हो, 1 के साथ 6 इवेंट बोले थे, 3 के साथ 6 बोले थे, और 5 के साथ स्टार्टिंग में। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी समझना जरा, ये मैं खुद ही निकाल लो इस सेंस को निकाल के, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। अब सेकंड थ्रो पे ओड होना चाहिए, तो 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1। अब वेट, 1 लास्ट में बोला था, अब ऐसी 3 बोलो, हाँ, 1 3 2 3 4 3 3 3 5 3 6 3, और ऐसी 5, वो फिर अब 5 बोलो लास्ट में, 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5। तो एट द एंड आंसर क्या है, 18/, 2 मिनट समझना, इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, दोनों लैंग्वेज जोड़ने का मतलब क्या हो गया, बोथ डाई शो ऑड नंबर, है ना, ऑड, मतलब एक साथ दोनों ऑड नंबर दिखाएं। भाई इसमें खुद सोचो, 11 13 15 तीन ही हो गए, 31 33 35 तीन ही हो गए, 51 53 55, नो इवेंट हो जाएंगे कॉमन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी डायरेक्ट लिख दूं, ये मैं इनमें से नहीं निकाल रहा, या मुझे दी नहीं है, मैं खुद ही निकाल रहा हूं इन दोनों सेंस के अकॉर्डिंग। क्लियर है, पहले बोलो हाँ। तो ये क्या हो गया, 9/36। यहां तक कोई दिक्कत है। अब क्या है यार, इंडिपेंडेंट चेक करना है, तो मैंने इंटरसेक्शन तभी तो निकाला है, अगर इन दोनों की इंटू इसकी इंटू के बराबर इसके बराबर आई तो हम इंडिपेंडेंट बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। तो चेक करते हैं, इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होना चाहिए। तो ये तो था 9/36, ये था 18/36, ये भी था 18/36। काट पीट करता हूँ, ये 1/4, ये भी 1/4 आ रहा है, दो दो, अबे ये तो सेम आया है, तो हम क्या बोल देंगे, यस इट इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये क्लियर है, बोलो हाँ। कॉमन वॉमन से कोई मतलब नहीं है इसका, क्लियर है, इंटरसेक्शन इंटू के बराबर आना चाहिए। अब सच बताऊं, जो एग्जाम्पल अब आपके सामने रखने जा रहा हूँ, उसमें तो धज्जे ही उड़ा देगा वो इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट को समझाने की, बहुत तरीके से, मतलब बहुत अच्छा वाला समझ आ जाएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी बातें हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 12 आप ही की अपनी बुक का ही है, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा, फिर समझना, पहले आराम से एक बार रीड कर लीजिए। सुनो, जो इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं होते वो डिपेंडेंट कहलाते हैं, उल्टा शब्द हो गया बस। तो वो कह रहा है इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, ये बताओ। तो पहले क्वेश्चन आपके सामने सभी के, ठीक है।
देखिए, सबसे पहले भैया 3 कॉइन टॉस करें, सैंपल स्पेस बना लो। 3 कॉइन टॉस करने पे सैंपल स्पेस बनाने का तरीका, 4 बार एच, 4 बार टेल, ये पता है। फिर 2 बार एच, 2 बार टेल। गलती से कोई भी इवेंट गलत लिखोगे पूरे क्वेश्चन की बीप हो जाएगी, ध्यान रखना। फिर हड्डी टूटी, हड्डी टूटी, हड्डी टूटी और हड्डी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद ई का क्या मतलब है वो समझो, एफ का क्या मतलब है वो समझो, जी का क्या मतलब है वो समझो। एक्चुअली क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, इसलिए मैं पूरा वो पार्ट लिख नहीं रहा। सीधा पढ़ो, 3 हेड्स और 3 टेल्स, बस सिंपल। 3 हेड्स और 3 टेल्स दिख रहा है ना, ये रहा 3 हेड्स और 3 टेल्स। तो 3 हेड 3 टेल्स में क्या सेंस निकला? एच, प्रोबेबिलिटी नहीं लिखो, यहाँ गलती कर रहे हो फिर से। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, पहले इवेंट लिख लो, प्रोबेबिलिटी तो कोई भी बता देगा। प्रोबेबिलिटी की बात नहीं हो रही, पहले उस सेंस की बात हो रही है कि उसका सेंस क्या निकल रहा है। तीनों हेड होने चाहिए, और वर्ड बोला है, एंड वर्ड बोलता तो जीरो जाता। 3 हेड या फिर 3 टेल, ये इसके इवेंट हो गए पहले, ई का सेंस निकल गया। फिर एफ में कह रहा है एटलीस्ट 2 हेड्स, यानी कम से कम 2 हेड। तो 2 हेड हो सकते हैं या 2 से ज्यादा, ये क्लियर है। तीनों बार हेड आ सकता है, पहले ये क्लियर है, बोलो हाँ। यानी एटलीस्ट 2 हेड का मतलब 2 हेड या तीनों हेड। जी मतलब एटमोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड का मतलब हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड नहीं टेल हेड हेड। पहले तो 2 हेड हो गए, मैं इसने क्वेश्चन बोला ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, यानी 2 हेड या 1 हेड, ये समझ आ रहा है। हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, और टेल टेल हेड, और या फिर तीनों टेल, ये क्लियर है, बोलो हाँ। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी बता सकता हूं, पर पहले सुनो, ई इंटरसेक्शन एफ भी निकाल लो, ई इंटरसेक्शन जी भी निकाल लो, और एफ इंटरसेक्शन जी भी निकाल लो खुद से। तो ई और एफ में कॉमन क्या आ रहा है? ट्रिपल एच। ई और जी में कॉमन क्या आ रहा है? और एफ और जी में कॉमन क्या आ रहा है? टी एच एच। अब समझो जरा, एक ही क्वेश्चन में मैंने कहा ना सारी बातें बहुत परफेक्टली समझ आएंगी, सिर्फ इंडिपेंडेंट को चेक करने की। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताओ, काट पीट बाद में एक साथ कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बताओ, 4/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी बताओ। ये क्लियर है। अब भैया जिस जिसकी बात करूंगा उसी का इंडिपेंडेंसी चेक करता चले जाऊंगा। लाइक कैसे? अगर मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आए, अगर आप कहो तो ओरली चेक कर दें। तो देखो इन दोनों की इंटू क्या आ रही है? क्या यार आजकल के बच्चे ये नहीं समझ, इन पे करके दिखाना पड़ता है मुझे। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, सॉरी के मार्क्स नहीं है ना पेपर में, दिक्कत ये है। 2 4 8, तो ई और एफ की इंटू जब मैंने करी तो 1/8 आया, और एफ और ई का इंटरसेक्शन भी 1/8 है, तो क्या ई और एफ इंडिपेंडेंट है? तो ई एफ इंडिपेंडेंट है। दोबारा से अगर मैंने बोला एफ, यहाँ पे मैंने ई जी निकाल रखा, तो ई और जी की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ई और जी की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 2/8 इंटू 7/8, 2 4 जा 8, 7/8 4 जा 32, तो 7/32 आना चाहिए। क्या ई और जी की प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है? यानी इस बार ई जी जो है डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है। समझ गए? क्लियर है, बोलो हाँ। और लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, एफ जी। एफ जी में क्या आएगा? 28 बटे, और वो भी क्लियर दिख रहा है, नहीं है, क्लियर है। तो यानी सिर्फ ई और एफ है, समझ आ गया। तो आंसर में चेक कर लेते हैं, ई एफ है, यहाँ पे लिखा हुआ ये रहा, ई एफ है बस, एफ ई जी नहीं है और एफ जी नहीं है। भाई खुद से करा तभी पता चला, बोलो हाँ। अब बात आती है, ये कह रहा है प्रूफ करो। भैया प्रूफ में ये तो अकेला एक कह रहा है, मैं तो क्या ही कर दूं। आप सुनो, सबसे मेन ये वाला करते हैं।
एटलीस्ट वंस वाला। एटलीस्ट वंस के केस में इसे छोड़ो, मैं तो अपनी तरफ से कर रहा हूँ। इंडिपेंडेंट इवेंट का पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं। इंडिपेंडेंट में जो हमें याद रखना है कि ये तो फॉर्मूला चलो क्लियर हो गया, पर जैसे ही आपको समझ आ जाए कि दो या दो से ज्यादा इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, तो शब्द वही है मेरे अभी भी, कि इंटरसेक्शन इनटू में तब्दील हो जाता है। चाहे 4 इवेंट्स हो, 3 इवेंट्स हो, 2 हो, 5 हो। आईएससी की बुक में तो 4 4 इवेंट तक भी हैं। भाई इंटरसेक्शन इनटू में होना है तो क्या दिक्कत है हमें? 4 दे या 5 दे, मल्टीप्लाई में लिखना है सारा, चाहे वो नोट की हो या बिना नोट की। जैसे ए बट नॉट बी का एक फॉर्मूला होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जिससे प्रूव करूंगा। पर पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इनटू के बराबर हो जाएगा, इंडिपेंडेंट होने की वजह से। बी इंटरसेक्शन ए नॉट क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी नाइदर इन और बी वाला भी जो बड़ा सा फॉर्मूला था जिसे अभी प्रूव करूंगा, तो नाइदर इन और बी के केस में भी क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन इनटू में तब्दील हो जाएगा, जिसे रटने से पहले समझेंगे अभी। और ए बी सी भाई 3 3 भी दे दे, अबे 4 दे दे, इंडिपेंडेंट है ना, खत्म बात। तो हम उसको क्या कर देंगे? इंटरसेक्शन इनटू में तब्दील कर देंगे। ये क्लियर है? वेट, तो बेटर है कि दो क्वेश्चंस को मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ, जिससे एक डर खत्म हो जाए, यार इंडिपेंडेंट होता है तो ही फॉर्मूला चेंज हुआ है। जैसे कि मान लो कि मैंने आपसे कहा प्रूव दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इफ, क्वेश्चन में पर गिवन देगा, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अगर ये लाइन नहीं देता तो नहीं कर सकते थे प्रूफ। क्यों, बताता हूं भी। इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोला, पहले एलएचएस लेके चले। वी नो दैट, क्या बोला मैंने? कि हम जानते हैं। अब क्या जानते हैं वो तो अभी फॉर्मूले को लिखने के बाद ही बताऊंगा ना। क्या? ए बट नॉट बी का एक फॉर्मूला मैंने आप सबको बता रखा है, ए इंटरसेक्शन बी नॉट, जिसके ऊपर नॉट नहीं है। क्या बोला मैंने? पहले उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस बिना नोट का इंटरसेक्शन। इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि मैंने वो फॉर्मूला गलत लिखा है। इंडिपेंडेंट है, अब मैं खुद बोल रहा हूं, तो ये तो मेन फॉर्मूला याद रखोगे ही। तो इंटरसेक्शन नहीं दे रखा, तो बाय डिफॉल्ट इंटरसेक्शन किसके बराबर हो जाएगा जब इंडिपेंडेंट है? तो इंटू इंटरसेक्शन इंटू के बराबर हो जाएगा। पर कब? जब इंडिपेंडेंट होगा। ये क्लियर है? और घूर घूर के देखो जरा क्या दिख रहा है। मैंने कॉमन निकाल दिया, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बचा। और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होता है? ओबे ये तो सेम ही आया। अब इंटरसेक्शन इनटू में तब्दील होगा, तो क्या दिक्कत है? तो रटर इसलिए तो हम याद कर रहे हैं कि जहां इंडिपेंडेंट का एहसास भी हो गया, तुरंत क्वेश्चन में फालतू के फॉर्मूले हमारे को याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा इंटरसेक्शन इनटू में तब्दील करेंगे। बेटर होगा कि अभी मैं जो क्वेश्चन करूंगा उससे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन होगा। ये समझ लो आज सिर्फ उसी क्वेश्चन को कराने के लिए मिले हैं जो भी कराऊंगा। पहले दूसरा प्रॉपर्टी और क्लियर कर लेते हैं। अगर मैंने आपसे बोला प्रूव दैट, ये कभी कभी पेपर में भी आ जाता है, ठीक है, नाइदर ए नॉर बी बोला इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, हमारे को बराबर शो करना है वही सेम लाइन, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। रेडी बोलो हाँ। तो नाइदर ए नॉर बी का फॉर्मूला क्या होता है? पहले वो सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, हर एक का उल्टा। वी नो दैट, कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट का उल्टा ए, इंटरसेक्शन का उल्टा यूनियन, बी नॉट का उल्टा बी का होल का नोट। ये क्लियर है? बोलो हाँ। फिर उसके बाद किसी भी चीज का नोट निकालने के लिए क्या करते हैं? किसको? उसी को। ये क्लियर है? बोलो हाँ। फिर बात आती है, यूनियन का अपना एक फॉर्मूला होता है। अब यूनियन का फॉर्मूला भी याद रखना है। अब ये 11th क्लास की फॉर्मूले हैं, इसलिए हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कोई छेड़ाछाड़ी नहीं होती, कुछ भी नहीं गिवन होता, तो यहाँ तक तो फिर भी करता। अब गिवन दे दिया उसने, भाई गिवन दे दिया तभी तो मैं इसको आगे बढ़ा पा रहा हूँ। अब कैसे बताता हूँ कि मैं इसको इंटरसेक्शन को इंडिपेंडेंट की वजह से क्या लिख दूंगा, लिख सकता हूँ। बोलो हाँ, बोलो हाँ। ओके, जो बाहर वाला माइनस है वो सबके साइन चेंज कर देगा। तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सुनो जरा ध्यान से सुनना, आप अपने हो इसलिए वाला स्टेप तसल्ली से दिखा रहा हूँ, वरना इतनी देर में तो लिख देता मैं। इन दोनों में क्या दिख रहा है? ठीक है, अच्छा इसको ध्यान से देखो पहले। भैया ने कहा इसको पी ए नॉट लिख दो, क्यों? वन में से किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी माइनस करते तो उसका नॉट कहलाता है। ऐसी ही इसमें लास्ट के दो में समझना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बचेगा, और वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट हो जाएगा। और घूर के देखो क्या दिख रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट पूरे में से कॉमन आ रहा है, बोलो हाँ। तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बचा, और वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या लिख देंगे? तो भाई इंडिपेंडेंट के लिए इतना बड़ा प्रोसेस करेंगे क्यों? इंडिपेंडेंट में एक चीज क्लियर है, इंटरसेक्शन इनटू में तब्दील हो जाता है, बट ठीक है। फिर अब बात आती है कि एक क्वेश्चन बेहतरीन सा कर ही लिया जाए जिससे कि आपके, एक तो पहली बात, या तो वो क्वेश्चन में बोलेगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, या वो क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं बोलेगा कि इंडिपेंडेंट नहीं है। आईएससी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे। आईएससी वाले बच्चे प्लीज अपने ग्रुप में एक पीडीएफ शेयर कर देना पूरी एक्सरसाइज की, जो बच्चे नहीं करना चाह रहे थे या जिनको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने थे वो कर सकें। ठीक है, आप सभी के सामने ये मैं एक्सरसाइज का सबसे टॉप क्वेश्चंस रख रहा हूं। एक ही क्वेश्चन को एक नहीं, दो नहीं, तीन तरीके से करके दिखाऊंगा। तीन तरीके से कर रहा हूं तो इसका मतलब समझ रहे हो? मतलब उस क्वेश्चन को मैं उधेड़ रहा हूं कॉन्सेप्चुअली। क्लियर है? जिससे आपका डाउट बिल्कुल ना के बराबर रहे। ये क्लियर है? बोलो हाँ। तो सभी ध्यान दीजिएगा। बेटा प्लीज सभी ध्यान दीजिएगा। ए एंड बी शब्द बहुत क्लियर बोले हैं, ए और बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी। बहुत बढ़िया बात है, ये तो और अच्छी बात है, खुद ही बोल दिया इंडिपेंडेंट है। मतलब जहां इंटरसेक्शन दिख गया वो इंटू में तब्दील हो जाएगा, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। पर वेट, पहले सेंस तो निकला, इंटरसेक्शन पूछ भी रहा। वेट, दूसरा, तो इंडिपेंडेंटली अगर इवेंट है तो इंडिपेंडेंट की प्रोबेबिलिटी भी दे, तो उसने ए की दे दी और बी की दे दी। वो कह रहा है इंटरसेक्शन मैं क्यों दूं, इंडिपेंडेंट बोल दे, अपना आप सोचो। पर अभी मैं नहीं सोचना चाह रहा, बाद में देखेंगे। पहले ए की प्रोबेबिलिटी पता है, बी की प्रोबेबिलिटी पता है, यहां तक कोई दिक्कत है? डन। फिर उसने आगे फिर से एक ही लाइन को दोबारा रिपीट कर दिया, इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। भाई इस लाइन को हटा भी दे तो भी क्वेश्चन पूरा है, नहीं समझे? और इस वाले वर्ड को हटा दे तो भी क्वेश्चन पूरा है, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग दे रहा है और सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने जो लास्ट क्लास बोला था आपको कि छोटी सी चीज गिवन देके सीधा क्वेश्चन पूछ लेंगे, वो इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन आता है। मतलब अगर आपसे ये कहूं कि ये भी हटा दो और इस लाइन को भी हटा दो ना, तो भी क्वेश्चन पूरा है, और ये अपना आप इंडिपेंडेंट होता है। और दिक्कत पता है क्या है क्वेश्चनों की बोर्ड एग्जाम के टाइम पे? वो बोलता तो है नहीं कुछ, और हमें खुद ही समझना पड़ता है यार वो इंडिपेंडेंट है, बस ये ध्यान रखना। क्लियर है? बोलो हाँ। पर फिर भी पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, पहला पॉइंट कि प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। सुनो, एक ही क्वेश्चन एक नहीं, दो नहीं, तीन तरीके से कर रहा हूं। रेडी? अगर मैंने आपसे कहा कि बेटा मेरे शब्दों पे ध्यान देना, एक्चुअली पता है सारा खेल मैंने पहले दिन ही बता दिया था, प्रोबेबिलिटी का सारा खेल से सेंस का खेल है, और अगर आप उसका सेंस पूरा नहीं निकाल ले तो आंसर तो गलत हो गई। और जिसको समझ नहीं आए तो वो हो सकता है जो भी सेंस लगाए, इसलिए मैं तीन तरीके क्यों लिख रहा हूँ समझ जाओगे भी। प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, अभी भी वही लिख रहा हूँ, ठीक है? और फिर से मैं वही लाइन लिख रहा हूँ, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। जिसके दिमाग में जो आए बस वो बताओ। मेरे शब्दों पे ध्यान देना। पहले मैंने कहा कि दो बच्चों को मैंने अपने सामने बुलाया, मैंने बेटा ये क्वेश्चन पेपर है, मुझे नहीं पता कैसे सॉल्व करोगे। दोनों को धमकी दे दी सीधा, मैंने मुझे नहीं पता कैसे सॉल्व करोगे, पर मुझे ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व चाहिए। बात समझ गए? मैंने ये नहीं कहा तू कर या तू कर, मैंने दोनों को एक चीज बोल दी, मुझे ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व चाहिए, बात खत्म। क्या सेंस निकलता है?
बता ना, क्या सॉल्यूशन दिमाग में क्या पिक्चर बननी है? दोनों साथ में कर लो। अलग अलग में क्या सेंस निकल रहा है वही समझना है, क्योंकि मुझे तो बस पेपर सॉल्व चाहिए। आधा वादा नहीं होता यहाँ। ए ने करा, दीदी ने कहा ए ने करा तो बी ने नहीं करा, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना? या फिर, या फिर अभी भैया बोल रहे थे दोनों ने नहीं करा, वो केस नहीं लिया मैंने। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैंने बहुत सिंपल शब्दों में बोल दिया था कि सॉल्व करना है। नहीं नहीं समझे? तो इसके तीन ही सेंस निकले, तीनों को जोड़ दिया। वेट, तो क्या आपको अगर ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी पता है, तो क्या ए के सॉल्व ना करने की भी पता है? अगर आपको बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी पता है तो बी के ना सॉल्व करने की भी पता है क्या? रेडी बोलो हाँ। सबसे बड़ा बेनिफिट अब, बाहर में गए सारे फॉर्मूले। इंडिपेंडेंट की वजह से इंटरसेक्शन किस में तब्दील हो जाता है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। ये समझ आया बुल्लू? हाँ। किसको नहीं आया? इंडिपेंडेंट में इंटरसेक्शन इनटू में तब्दील कर देते हैं। हाँ ठीक है। और ये आया 1/2 इंटू 1/3, 1/2 इंटू 2/3, क्योंकि अब बी ने सॉल्व नहीं करा, प्लस अब बी ने सॉल्व करा तो ए ने नहीं करा। नहीं समझ आया अब कैलकुलेशन में एलसीएम तो 6 है, काटपीट मत करो, 6 एलसीएम है, 1 प्लस 2 प्लस 1 4/6, तो एट द एंड आंसर क्या आया? नहीं आया समझ। मेरे शब्दों पे ध्यान दो, मैंने कहा वो सुन प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। अब बताओ क्या सेंस निकल सकता है और इसका? उल्टा सोचो, एक भी नहीं कर रहा, पर क्या मुझे वो केस चाहिए? पर टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? होने ना होने सब कुछ मिला करके सारी मिला दी, दुनिया जान की सारी प्रोबेबिलिटी मिला दे, सच में सारे के साथ हैं, सब कुछ मिला दे दुनिया जहान, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। बार बार सुनाई दे रहा होगा 1, क्योंकि 1 से ऊपर कभी किसी चीज की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। उसमें सारे केसेस इंक्लूड होंगे, या नहीं होना ना होना किसी भी चीज के। अभी आपने क्या बोला? कौन सा केस मैंने नहीं लिया है? तो बात समझते हैं इसको। पहली बात अगर मैं ये बोल दूं एटलीस्ट वंस, तो गलत तो नहीं है? पहले समझते हैं। एटलीस्ट वंस मतलब क्या हो गया? एक या एक से ज्यादा सॉल्व करें। और मैं कह रहा हूं उल्टा सोच रहा हूं मैंने कहा ना ए ने सॉल्व करा ना बी ने सॉल्व करा, दोनों ही नहीं कर रहे, क्या पर मुझे केस चाहिए? पर टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, जिसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। अगर मैंने कहा कि मैंने वो केस ही हटा दिया, तो अब कोई ना कोई सॉल्व करेगा या नहीं करेगा? दोनों बच्चों ने पता है क्या करा, जब मैंने उनको धमकी दी थी भाई सुन ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व चाहिए, तो एक ज्ञानी मुझे कहीं पे मिला, उन्होंने कहा भैया एक चीज बता देता हूँ तुम्हें, अगर दोनों सॉल्व नहीं कर पाए ना उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो मैंने कहा अच्छा, तो दोनों अब सॉल्व कर देंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दोनों साथ में सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो 1 में से माइनस करूंगा ना, कि अब कोई ना कोई तो सॉल्व कर ही देगा। नहीं आया समझ? कि दोनों साथ में सॉल्व नहीं कर पाएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी उसने बता दी थी। तो मैंने कहा अच्छा दोनों साथ में नहीं कर पाएंगे, अगर मैं वो केस हटा दूं तो कोई एक तो कभी ना कभी करेगा। तो वेट सुनो, इंडिपेंडेंट की वजह से बेनिफिट क्या हुआ? ना ए ने सॉल्व करा ना बी ने सॉल्व करा, पर मैं हटा रहा हूं उस केस को, तो आंसर सेंस तो यही निकल रहा है ना बीबी? नहीं आया समझ? तो वन अभी समझाता हूँ फिर से अभी। जब भी एटलीस्ट वंस आया करे एक एक से ज्यादा, तो ना होने की निकाल के 1 में से माइनस, ऐसे याद करो। ठीक है, तो वेट आंसर क्या आया? तो 2/6 यानी 4/6 काट पीट करके, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, सही लिखा है मैंने? तो 2/6 4/6 आंसर 2/3। ये क्लियर है? वह आंसर तो सेम आया है। तीसरा तरीका, मैंने अभी इसके नीचे एक वर्ड लिख दिया था एटलीस्ट वंस, क्या इसका सेंस यही निकल रहा है ना? एटलीस्ट वंस कोई भी एक सॉल्व करे,
यही तो था, एक ने करा, ये रहा, आपने यही तो कराया था, एक ने करा, दूसरे ने नहीं करा, दूसरे ने करा, पहले ने करा, दोनों ने करा, कम से कम एक ने करा सॉल्व, यही तो सेंस था। 2 मिनट के लिए उस कॉन्सेप्ट रजिस्टर को अगर आपने बनाया हो, तो मैंने 11th क्लास से आपको एक चीज बहुत सिस्टमेटिकली बोलता रहा हूँ, एटलीस्ट वंस का दूसरा मतलब क्या है। अब आप बोल सकते हो वो सेंस, एक या एक से ज्यादा तो सेंस हो गया शुद्ध हिंदी में। एटलीस्ट वंस को मैंने बहुत प्रॉपरली ये कहा था, हजारों क्वेश्चन में वो थ्योरेटिकल पार्ट यूज होता है। याद दिलाता हूँ, यूनियन वर्ड लिखा था जिस दिन, यूनियन के आगे एक वर्ड लिखा था और, फिर और के आगे लिखा था एटलीस्ट वंस। जैसे कॉमन वर्ड के आगे लिखा था बोथ ए एंड बी, तो क्वेश्चनों में जब एटलीस्ट वंस दिखा करे तो उसका मतलब क्या होता है, और मतलब यूनियन। ये क्लियर है, एटलीस्ट वंस का दूसरा नाम क्या है, यूनियन। यानी हो सकता है आप यूनियन का फॉर्मूला लगा के निकालो। क्लियर है, अब यूनियन याद रखोगे, एटलीस्ट वंस मतलब यूनियन। एटलीस्ट वंस मतलब, अभी मैंने, अब वेट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ ना, दुनिया जहान की सारी बात आ जाए ए और बी की, कोई भी सॉल्व करे ए और बी, ए और बी, ए करे बी करे या दोनों करे, यही तो सेंस हुआ, और का मतलब यूनियन। ठीक है, तो एटलीस्ट वंस का मतलब यूनियन होता है, यूनियन का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, पर इंटरसेक्शन तो पता ही नहीं, तो इंडिपेंडेंट होने की वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू में कर सकता हूँ भाई, 1/2, 1/3, 1/2 इंटू 1/3। एलसीएम लिया 6 का, तो यहाँ 3 आ रहेगा, यहाँ 2 आ रहेगा, या -1, बेटे की जान, आंसर तो सेम ही आया। अब आप किसी भी मेथड से करो, पहली बात तो सेंस समझ आना चाहिए, और मैंने तीनों सेंस क्या दिख रहा, ध्यान से देखा करो। ठीक है, देखिए ये क्लियर है, बोलो हाँ। तो ये एक तो ये कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए था पहले आपको। ठीक है, पर सुनो सुनो सुनो, मैं क्या बोल रहा था, एक और क्वेश्चन, यहां तक तो डन है। सुनो, सुनो ना, सुनो ना, सुन लो ना। ये क्वेश्चन जो आपके सामने है 15वां, इसने बोला है कि ये इंडिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट नहीं है। आप पहले ई की प्रोबेबिलिटी खुद निकालो, एफ की खुद से निकालो, इंटरसेक्शन की खुद से निकालो, चेक करो फटाफट तीनों पार्ट, अभी के अभी चेक करना है। और उसके बाद फिर एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जिसमें कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट भी सिखा दूंगा। पर पहले आप इसे करिए, और उम्मीद करता हूं इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट आपको अब अच्छे से समझ आ चुका होगा। क्लियर है, बोलो हाँ।